हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसकी हमने यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट कर रखी है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने टॉपिक देखे डिसेबिलिटी के अंदर कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है वो क्या होती है। आज के इस लेक्चर में जो डिसेबिलिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास हियरिंग एम्पायरमेंट, यानी कि श्रवण बाधिता। हियरिंग एम्पायरमेंट यानी कि इसे जो है हम किस में लेके चलते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर कंसीडर किया जाता है। क्योंकि यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो श्रवण बाधिता यानी कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसके सुनने में क्या है समस्या है, दैट मीन्स उसका जो एक सेंसरी ऑर्गन है, जो ईयर है, उसके अंदर कोई ना कोई इशू है। ये हम ये देखें कि एक ऑर्गन से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको कहाँ कैटेगराइज किया है, हमने इसे फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया है। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, या तो हम ये क्या देखेंगे कि कोई जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका जो हियरिंग लॉस की जो डिग्री है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, या वो हम ये कहें कि पार्शियली के ऊपर उसकी कंडीशन जो है वो जा सकती है। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, दैट इज डिफेक्ट एंड द डैमेज इन द हियर मैकेनिज्म। हियर मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं सुनने की, तो अगर कान का आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो कान को मेजरली हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। दैट इज द, हम ये कहें कि जो हम कहें कि अपर है, या हम कहें जो फ्रंट ईयर है, जो सामने है बिल्कुल वो पार्ट हो गया। उसके बाद जो है हम कहीं इनर ईयर की बात करी जाती है और फिर मिडल ईयर की बात करी जाती है। तो किसी भी हियरिंग मैकेनिज्म के अंदर जो है वो कोई भी डिफेक्ट्स जो है वो आ जाए तो उसकी वजह से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर अपने सुनने की क्षमता के अंदर कोई विकलांगता या असमर्थता उसके अंदर आ जाएगी तो उसे कहाँ कंसिडर किया जाता है, उसे हियरिंग एम्पायरमेंट के अंदर जो है हम लेकर चलते हैं। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो हियरिंग एम्पायरमेंट को मेजरली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फुली एंड पार्शियल। फुली का मतलब कंप्लीट, जिसे हम कहें डेफ, जिसका हियरिंग मैकेनिज्म या हियरिंग लॉस जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो हो चुका है, जो किसी भी चीज को जो है वो नहीं सुन सकते, यानी कि उनका जो हियरिंग लॉस है उसकी जो डिग्री है वो फुली है, यानी कि उसे बिल्कुल भी जो है वो सुनाई नहीं देता। जिसके अंदर हम ये कहें कि एक जो साउंड रेंज होती है वो 65 dB की होती है, उनको जो है वो बिल्कुल 54 या 53 या उससे भी लो अगर हम चले जाएं तो जहां की वहां तक की आवाजें भी नहीं सुनाई देती, या 65 से अबव भी अगर हम लेके चलते हैं कि उससे ज्यादा जो है लाउडली अगर बोला जाता है तो वो चीजें भी उसे सुनाई नहीं देती, तो वो किस में आते हैं, फुली, जिनका हियरिंग लॉस जो है वो पूर्ण रूप से है, बिल्कुल ही क्या है, डेफ है, जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, वो किस में कैटेगराइज होते हैं, फुली हियरिंग लॉस के अंदर या हियरिंग एम्पायरमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पार्शियली। पार्शियली के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, जिसके अंदर हम ये कहें कि जिसका हियरिंग लॉस जो है, हियरिंग लॉस की क्या है, कुछ परसेंटेज है या कुछ डिग्री तक जो है उन्होंने अपना हियरिंग मैकेनिज्म या हियरिंग प्रॉब्लम जो है उनको हो चुकी है, जो हम कहेंगे किसी भी हियरिंग एड्स को यूज करके, एम्पलीफायर को यूज करके या किसी भी हियरिंग मशीन को यूज करके उनके मैकेनिज्म को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, और वो जो है दैट आर एबल टू लिसन समहाउ साउंड ऑफ एनी पर्टिकुलर सिचुएशन की, किसी भी सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ वॉइस जो है वो सुन सकते हैं, जहां उनके बिहाफ पर अगर किसी भी तरह का हियरिंग एड्स या हियरिंग एक्सेसरी अगर यूज करी जाती है तो दे आर एबल टू लिसन, कि वो जो है वो एबल हो जाते हैं किसी भी चीज को लिसन करने के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो डिग्री है उसके बिहाफ पर जो टाइप्स हैं हियरिंग लॉस के, वो कहाँ कहाँ जो है वो डिवाइड किए जाते हैं। लेवल ऑफ हियरिंग एम्पायरमेंट, जो हियरिंग एम्पायरमेंट का है वो लेवल जो है कितना, उससे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऑडिबल जो है वो साउंड रेंज कितना होता है। अगर हम एक ऑडिबल साउंड रेंज की बात करते हैं तो एक ऑडिबल जो साउंड रेंज है आपका, दैट इज 1 to 130 dB। एक पर्सन जो है वो 1 से 130 डेसिबल तक की वॉइस जो है वो सुन सकता है, जिसके अंदर अगर हम कहें सभी पर्सन आ जाते हैं इसके अंदर, चाहे एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन बींग्स हैं। और अगर एक ह्यूमन बींग्स के एवरेज की बात करी जाती है कि एवरेज लेवल की अगर हम बात करें तो कितने हम ये कहें कि डीबी तक वॉइस जो है वो सुन सकती हैं, दैट इज 65 dB।
65 dB तक की वॉइस साउंड जो भी आएंगी उनको सुनने में जो है वो किसी को भी समस्या जो है वो नहीं आती, वो आराम से उस चीज को सुन सकते हैं। अब जब हम हियरिंग एम्पायरमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि जिन पर्सन का जो हम ये कहें कि हियरिंग डिग्री या हियरिंग डीबी जो है वो 65 से क्या है कम है या 65 से क्या है ज्यादा है, जहां हम ये कहें कि उनको बहुत ज्यादा अगर वॉइस लाउडली जो है वो बोला जाता है तो भी उन्हें नहीं सुनाई देता, तो वो किस में आ जाते हैं, वो हियरिंग एम्पायर्ड पर्सन के अंदर जो है हम कैटेगराइज करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर जो एवरेज लेवल या साउंड रेंज के बिहाव पर हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर माइल्ड। सबसे पहला जो विजन हियरिंग हम ये कहें कि एम्पायरमेंट का लेवल है वो कितना लेके चला जाता है, जिसे हम माइल्ड लेवल जो है वो लेके चलते हैं। यहाँ अगर हम लेवल की बात करते हैं तो हियरिंग लॉस का लेवल जो है वो क्या होता है, जो साउंड अगर हम कहें कि अप टू 54 dB की जो है लेवल तक की वॉइस जो है वो पर्सन जो है नॉट एबल टू लिसन, कि वो इस लेवल तक की वॉइस जो है वो नहीं सुन सकता, ये जो है उसे सुननी पॉसिबल नहीं होती। हमारे पास एवरेज कितना था, एवरेज हमारे पास क्या था 65 dB था। तो 65 dB नॉर्मल से यानी कि उनका हियरिंग लॉस जो है वो बहुत ही कम होता है कि वो 54 dB लेवल तक की जो है वो वॉइस जो है वो नहीं सुन सकते, यानी कि उन्हें प्रॉपर जो है वो 65 तक दिया जाएगा तो ही वो जो है वो सुन सकते हैं। वो इससे नीचे का जो है हम ये कहें कि बिलो 54 dB जो भी वॉइस आएंगी, जो भी साउंड आएंगी, वो उन्हें सुननी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मॉडरेट। मॉडरेट की अगर हम बात करें तो यहां जो डीबी लेवल है दैट इज अप टू 69, यानी कि उनका सुनने का जो श्रवण स्तर है, साउंड लेवल है, वो किस लेवल तक का है, अप टू 69 लेवल तक का है। यानी कि हम ये कहें कि अगर उनको जो है हम कहें थोड़ा सा क्या बोला जाता है, दे आर एबल टू लिसन, वो सुन सकते हैं। कब सुन सकते हैं, जब जो आवाज बोली जा रही है, जो भी स्पोकन किया जा रहा है दैट इज बिट हाई, वो क्या है थोड़ा सा क्या है ऊंचा अगर बोला जा रहा है, थोड़ा सा लाउडली अगर बोला जा रहा है, क्योंकि एवरेज हम 65 लेके चल रहे हैं लेकिन यहाँ इनका कितना है 69। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, उनको अगर थोड़ा सा हम जोर लगाकर या थोड़ी सी ज्यादा साउंड के बिहाव पर बात करी जाएगी तो वहां पर क्या है उनको सुनना क्या हो जाता है, एबल हो जाता है, लिसन हो सकते हैं कि वो आसानी से किसी चीज को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मॉडरेट के बाद सेवर। सेवर की अगर हम कैरेक्टराइज देखें तो वो आता है लेकिन 70 टू 89। उनका हियरिंग साउंड जो है वो एवरेज 65 लेके चल रहे हैं, इनका कितना है हमारे पास 70 टू 89 dB तक की वॉइस जो है वो सुन सकते हैं। यानी कि अगर इन पर्सन को सुनना है, हियरिंग अगर इनको करनी है तो इनको क्या है किसी ना किसी हियरिंग एड्स की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। ये कुछ ना कुछ जो है वो हियरिंग एड्स का यूज करेंगे। वो हियरिंग एड्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो एम्पलीफायर भी हो सकता है, एम्पलीफायर के बिहाव पे सुन सकते हैं, या फिर हम कहें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी मशीन जो है वो यूटिलाइज करी जा सकती है, उसके बिहाव पर ये पर्सन जो है वो क्या है आसानी से किसी चीज को सुन सकते हैं, दे आर एबल टू लिसन। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज प्रोफाउंड। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ आता है हमारे पास प्रोफाउंड। प्रोफाउंड में अगर हम साउंड डीबी की बात करते हैं तो दैट इज अप टू 90 dB। दैट मीन्स इनको तो जो है दे आर नॉट एबल टू लिसन, ये एबल नहीं है, नॉट एबल टू लिसन, ये सुन नहीं सकते हैं। यानी कि इस प्रोफाउंड लेवल तक के जो हम हियरिंग एम्पायर को लेके चलते हैं दे आर कंप्लीटली क्या है डेफ है, ये पूर्ण रूप से क्या है बहरे हैं। इनके बिहाफ पर चाहे हम वॉइस को ऊंचा कर लें, ऊंचा करने के साथ साथ चाहे वॉइस जो है वो क्या कर ली जाए, किसी भी हियरिंग एड्स को जो है वो यूज कर लिया जाए, एम्पलीफायर को यूज कर लिया जाए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके भी जो है हम प्रोफाउंड लेवल तक की जो हियरिंग लॉस है उस तक जो है हम मैकेनिज्म को ठीक जो है वो नहीं कर सकते। यहाँ हमने जो हियरिंग एम्पायरमेंट देखा है वो किसके बिहाफ पर देखा है, हमने लेवल ऑफ हियरिंग एम्पायरमेंट के बिहाफ पर देखा है। और लेवल ऑफ हियरिंग एम्पायरमेंट के बिहाफ पर हम किस चीज को लेके चल रहे हैं, हम साउंड रेंज को जो है वो लेकर चलते हैं। जो एक साउंड रेंज हम लेके चल रहे थे तो साउंड जो रेंज था
वो कितना था हमारा, दैट इज 1 to, हम ये कहें कि 1 to 1 30 dB, कि कोई भी ह्यूमन पर्सन है चाहे कोई भी स्पीसीज है वो 1 से 130 डेसिबल तक की जो भी साउंड आती है उनको जो है वो सुनना उसके लिए आसान होता है। बट अगर एक ह्यूमन पर्सन की बात करें तो जो एवरेज लेवल आता है तो एवरेज कितना आता है 65 की। एक जो हियरिंग मैकेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग का जो हियरिंग मैकेनिज्म है वो सिर्फ 65 डीबी की वॉइस जो है वो क्लियरली सुन सकता है या उसके बिहाफ पर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जो है वो कर सकता है। तो इसके बिहाफ पर हम ये देख रहे थे कि जो हियरिंग मैकेनिज्म के अंदर लॉस हो रहा है, फर्स्ट क्या है, हम माइल्ड को लेके चल रहे थे। माइल्ड का मतलब जिनका हियरिंग पावर जो है वो कितना है, सिर्फ 54 डीबी तक का जो है वो लिसन कर सकते हैं। दे आर नॉट एबल टू लिसन, कि वो जो है सिर्फ 54 डीबी की वॉइस जो है वो लिसन कर सकते हैं। यहाँ पर उनको हम क्या देखेंगे, इससे नीचे का अगर वॉइस आ रही है तो वो सुनने उनके लिए जो है वो आसान नहीं है। तो उसके बिहाफ पर जो है इनका लेवल जो है लिटिल हाई है। मॉडरेट अगर हम लेके चलते हैं तो मॉडरेट में कितना है, 69 डीबी लेवल जो है हम लेके चलते हैं, यानी कि इनका सुनने का स्तर जो है वो क्या है, थोड़ा सा ऊंचा है, हाई लेवल का है। तो अगर यहाँ हम क्या देखते हैं, वॉइस या कोई भी बातचीत या कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है और वो थोड़ी सी क्या है, हाई है, थोड़ी से हाई लेवल के ऊपर बातचीत, ऊंचा जो है वो बोला जा रहा है, तो ये आसानी से जो है वो सुन सकते हैं। 7 की कंडीशन हमने क्या ली थी कि जो साउंड लेवल या एवरेज जो हम कहें कि साउंड रेंज है वो कितनी है, 70 से 89 डीबी की हमने बात करी। तो यहाँ पर जो है वो अगर हियरिंग की बात करें तो ऊंचा भी अगर हम बोलते हैं तो भी वो जो है वो नहीं सुन सकते। यहाँ उनमें हम क्या देखेंगे कि किसी ना किसी हियरिंग एड्स को जो है वो यूज किया जाएगा, चाहे वो एम्पलीफायर को यूज किया जा रहा हो या किसी मशीन को या किसी भी हियरिंग हम ये कहें इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जा रहा है, तो उसके बिहाफ पर वो जो है वो सुन सकते हैं। फोर्थ हम लेके चले थे इसके अंदर प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का अगर हमने डीबी लेवल देखा तो वो कितना है, 90, यानी कि दे आर नॉट एबल टू लिसन, वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं सुन सकते, कंप्लीटली क्या होते हैं, डेफ होते हैं। जो माइल्ड की हमने बात करी थी तो माइल्ड में क्या था, जो वॉइस जो है वो क्या आती है, थोड़ी सी स्लो आती है, धीरे आती है, जहां बिल्कुल हम ये कहें विस्परिंग जो करी जाती है, बहुत ज्यादा जो है वो धीरे बोला जाता है, जिसे हम फुसफुसाना कहते हैं, तो वो वॉइस जो है इनसे नहीं सुनी जाती। सिर्फ वो जो है 65 या उससे नीचे अगर आएंगी तो वो बिल्कुल भी उनको जो है वो नहीं सुन सकते। तो थोड़ा सा जो स्लो डाउन बोला जाता है, बहुत ज्यादा धीरे बोला जाता है, विस्परिंग जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो माइल्ड के लिए सुननी पॉसिबल जो है वो नहीं होती। बाकी जो है वो हर इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो कर चुके होते हैं। मॉडरेट में हमने देखा कि अगर थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं तो ही सुन सकते हैं। 7 के अंदर हमने क्या देखा कि जो 70 से 89 के अंदर की अगर कोई हियरिंग एड्स को भी हाफ पर जो है वो सुन सकते हैं। और प्रोफाउंड में हम क्या देखते हैं कि जो बिल्कुल ही जो है वो सुन नहीं सकते, चाहे हम कोई हियरिंग एड्स की बात करें, चाहे इसके साथ साथ हम किसी भी तरह के मैकेनिज्म की बात करें, चाहे ऊंचा बोला जाए, वो बिल्कुल भी जो है वो किसी भी चीज को जो है वो नहीं सुन सकते। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि आइडेंटिफिकेशन की हियरिंग लॉस अगर किसी को या डिफेक्ट है हियरिंग इम्पायरमेंट में, उसके बिहाव पर किस तरह से उसकी पहचान करी जा सकती है। क्योंकि देखिए जब इंक्लूसिव स्कूल की बात आ रही है तो जब बच्चा जो है, चाहे वो हियरिंग हम ये कहें कि अप टू 7 तक की कंडीशन तक के बच्चे जो हैं वो एक नॉर्मल स्कूल के अंदर पढ़ सकते हैं। तो नॉर्मल स्कूल में अगर ये पढ़ रहे हैं तो उनकी पहचान करना जरूरी है। एक टीचर को पता होना चाहिए कि वो अगर उनको कोई हियरिंग इशू है तो उसकी पहचान वो किस तरह से करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहला हम इसके अंदर लेके चलते हैं कि दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन उसका टेस्ट करवाकर जो है ये पता लगाया जा सकता है कि उस पर्सन को जो है वो क्या है, जो भी प्रॉब्लम है या हियरिंग जो इशू आ रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा लगातार क्या कहता है कि उसका कान से या तो क्या है ड्रेनिंग होती रहती है, रेगुलरली जो है उसके पानी बहता रहता है, उसके साथ साथ जो है वो बच्चा कंडीशन क्या देता है कि मेरे जो कान है उसके अंदर क्या हो रहा है, पेनिंग हो रहा है। पेनिंग के साथ साथ जब क्लास में ये देखा जाता है कि टीचर जो है वो किसी तरह की इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और बच्चा जो है उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा है, जब उसको थोड़ा सा दूर बिठाया जा रहा है तो वहां वो जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दी जा रही हैं तो वो दोबारा जो है किसी चीज को रिपीट करने की कोशिश
कहता है, तो वहां हम ये कहें कि अगर बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको जो है प्रॉपर जो है डायग्नोज किया जाता है, तो पता लगाया जा सकता है कि उसका हियरिंग लॉस जो है वो किस लेवल तक का है, या उसे मेजर जो है वो कौन सा इशू जो है वो हो रहा है, किसके बिहाफ पर, सुनने के बिहाफ पर। नेक्स्ट हम इसके अंदर लेके चलते हैं केस स्टडी। केस स्टडी जो है, केस स्टडी के अंदर क्या होता है कि जो किसी भी बीमारी या किसी भी चीज के अगर हमें तह तक जाना है तो हम क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं कि प्रॉपर जो है व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या के आने के मेजर कोज जो है वो क्या है, रीजन क्यों रहे जिसकी वजह से उस बच्चे को जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है वो आई है। तो इसके लिए केस स्टडी करी जा सकती है। उसका हम ये कहें कि पेरेंट्स से लेकर, उसके टीचर से लेकर, उसके पीयर ग्रुप्स, हर पर्सन से जो है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो है इसके अंदर करी जा सकती है, जिससे ये पता चल सकता है कि उसको हियरिंग लॉस जो है वो क्यों हो रहा है, या उसको इशू जो है वो क्या रहा है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन यानी कि लगातार किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके या एक सुव्यवस्थित ढंग से उस चीज का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। जैसे जस्ट आपके पास एग्जांपल है कि स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, और जब स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर जब किसी चीज के बारे में उसे दिशा निर्देश देता है, फॉलो कहता है कि आप जो है वो पेपर को लिसन करिए, या किसी चीज के रिगार्डिंग उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और वो बच्चा जो है वो बारी बारी ये कहता है प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, वो या वो कह देता है कि आई एम नॉट एबल टू लिसन, कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तो ये चीज जो है वो किस तरह के सिम्टम्स दिखाता है, वो ये सिम्टम दिखाता है कि बच्चे को जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आ चुकी है। उसके साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि बच्चे के ईयर में जो है वो कॉटन है, वो रेगुलरली जो है वो कॉटन को यूज कर रहा है, कॉटन बर्ड्स जो है वो अपने ईयर के अंदर रख रहा है, तो दैट मीन्स उसको जो है वो कोई ना कोई हियरिंग मैकेनिज्म के बिहाफ पर प्रॉब्लम है। वो उसके मिडल ईयर से रिलेटेड भी हो सकती है, वो उसके इनर ईयर से रिलेटेड जो है वो हो सकती है, और उसका जो आउटर ईयर है उससे संबंधित भी जो है वो हो सकती है। उसके साथ साथ जैसे हमने पहले भी कहा ड्रेनिंग ऑफ द ईयर की, लगातार जो कान है उससे अगर पानी बह रहा है, तो इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का या किसी भी बीमारी का जो स्टार्टिंग होती है वो एक हम कहें कि एक छोटे लेवल से होती है, और फिर जाकर वो बीमारी जो है वो एक हम कहें कि हायर ऑर्डर तक जो है वो जाती है। तो अगर किसी भी चीज को हमने डायग्नोज करना है, पता लगाना है, तो स्टार्टिंग में ही जब उसका हम जो कहें प्रॉपरली उसको डायग्नोज कर दिया जाए, छोटी छोटी जो समस्याएं उसके साथ हो रही हैं उन चीजों को जो है वो पता लगाकर जो है उसकी प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है इसके अंदर। इसके साथ साथ हम कहें कि टीचर जो है वो बच्चे को जो है वो बैक बेंचर्स जो है यानी कि पीछे बिठाकर जो है वो किसी भी चीज को फॉलो करवाता है, तो उसमें हम क्या देख सकते हैं कि उसको हियरिंग लॉस है या नहीं है। या इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, जब टीचर बोल रहा है तो उसके लिप रीडिंग को जो है वो डायग्नोज कर रहा है, या उसके लिप रीडिंग जो हो रही है उसकी तरफ जो है वो ध्यान देने की तरफ जो है वो ज्यादा कोशिश करता है। उसके साथ साथ टीचर जो है वो अपने गेस्चर्स को जब यूज कर रहा है, उन गेस्चर्स के बिहाफ पर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह की जब ऑब्जर्वेशंस जो है वो स्कूल के बिहाफ पर, एक टीचर के बिहाफ पर, या अपने पेरेंट्स या किसी के बिहाफ पर करी जाती है, तो उससे क्या होगा, ये पता लग जाएगा कि बच्चे को समस्या जो है वो किस तरह की है, उसको हियरिंग लॉस है। फिर जाकर जो है हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसकी केस स्टडी जो है वो करवाई जा सकती है। नेक्स्ट इसके साथ साथ आता है इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट के बिहाफ पर क्या बात आती है कि बच्चे को जब जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ जब उसका प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाता है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट के बिहाफ पर ये पता लगाया जा सकता है कि जो समस्या है वो उसके आउटर ईयर में है, ये समस्या जो है उसके इनर ईयर में है, या उसके मिडल ईयर में है, या जो ईयर ड्रम है कहाँ पर जो है वो मेजर समस्या है, जिसके बिहाफ पर आगे जो है उसको इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं, या किसी भी तरह की हियरिंग एड्स को या हियरिंग हम ये कहें मैकेनिज्म को यूज किया जा सकता है, और उसकी जो समस्या है उसको वहीं पर जो है वो खत्म किया जा सकता है, या किसी भी चीज को यूज करके उसकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। तो ये क्या है, दीज आर द आइडेंटिफिकेशन की किस तरह से जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी को हियरिंग लॉस है या प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। अब हम बात करते हैं इसमें मेजर कॉजेज की। अगर हम बात करें कि कारण जो है वो क्या होते हैं, कि रीजन जो है वो क्या है किसी को भी समस्या आने के, किसी को भी इशू होने के,
तो अगर हम इसमें रीजन की बात करते हैं तो रीजन के अंदर हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल और पोस्टनेटल यानी कि जन्म से पहले और जन्म के बाद। कई बार हम क्या देखते हैं जब प्रीनेटल की बात करी जाती है कि जन्म से पहले, जन्म से पहले और जन्म के बाद अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारे सामने क्या चीजें आती हैं कि जन्म से पहले जब हम कहें कि जब बच्चा जो है वो माँ के पेट में है, माँ के गर्भ में है और उस समय वो ये देखता है कि उसको कोई जो है उसके साथ कोई इंजरी हो गई है या मदर का कोई एक्सीडेंट हो गया है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, या मदर जो है वो किसी भी तरह के अब्यूसिव ड्रग्स ले रहा है, तो उसका मेजर इफेक्ट जो है वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे हो सकता है। और जब हम हमारे सेंसरी ऑर्गन की बात करते हैं तो सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जन्म से पहले भी बच्चे को जो है वो समस्या हो सकती है। जन्म से पहले हम इसके अंदर लेके चल रहे भी कोई एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या हम ये कहें कि मदर के थ्रू कोई भी किसी भी तरह की ड्रग्स जो है वो ली जा रही हैं, ड्रग्स ली जा रही हैं। इसके साथ साथ हम क्या इशू लगा सकते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी है, कि मदर जो है वो प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन जो है वो नहीं ले रही है, ये रीजन भी जो है उस चीज का हो सकता है। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब डिलीवरी हो रही है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, उसको प्रॉपर्ली जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो उस चीज का डैमेज जो है वो किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है। और जब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की हम बात करते हैं तो वो तो इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब आता है हमारे पास जन्म के बाद हम कहें कि पोस्टनेटल। पोस्टनेटल जो सिचुएशंस होती हैं इसके अंदर हम क्या लेके चल सकते हैं, हमारे पास क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं कि कोई भी जो है वो रीजन हो सकता है एनवायरनमेंट का, पर्यावरण की वजह से। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, तो क्रैकर्स जब चलाते हैं तो उस चीज से या साउंड जो है वो बहुत ज्यादा लाउडली जो है वो सुन रहे हैं, या आसपास जिस एरिया के अंदर उसका घर है तो वहां पर बहुत ज्यादा लाउड साउंड्स आ रही हैं, तो उससे जो है उसका हियरिंग मैकेनिज्म जो है वो क्या है, डिफेक्ट उसके अंदर आ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम ये कहते हैं इसके अंदर कि कोई भी बच्चे के साथ जो है वो कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसका जो है वो कोई एक्सीडेंट हो गया, उस दौरान किसी दुर्घटना के दौरान जो है वो बच्चा अपना कोई भी हियरिंग प्रॉब्लम जो है उसको हो सकती है, वो चाहे उसका इनर ईयर है, आउटर ईयर है, कोई भी डैमेज जो है उसके साथ हो सकती है। उसके साथ साथ हम डिजीजेस की बात कर सकते हैं कि कोई भी बीमारी जो है, रीजन जो है वो हो सकता है। हम देखते हैं कई बार जो है वो छोटे लेवल के ऊपर या स्मॉल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा बीमारियां जो है वो बच्चे को लग जाती हैं, और उस बीमारियों के बिहाफ पर जो है वो बच्चे के अंदर कोई भी समस्या आने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर बीमारियों में लेते हैं तो हम इसमें कहें कि बच्चे को जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंजा हो जाता है, उसको जब हम ये कहें कि जुकाम की जो है वो बहुत ज्यादा समस्या रहती है, लगातार उसके साथ रहती है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो बच्चे के लिए जो है वो मेजर इशू बन सकती है, उसको हियरिंग मैकेनिज्म को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ कॉजेज हैं, कुछ क्या है हमारे पास प्रीनेटल है और कुछ क्या है पोस्टनेटल। प्रीनेटल जन्म से पहले के और पोस्टनेटल क्या हो गए हमारे पास जन्म के बाद। जन्म से पहले जब उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, मदर जो है कोई भी ड्रग्स ले रही है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द डिलीवरी जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया है, तो ये रीजन हो सकते हैं कि उसको जन्म से पहले हियरिंग प्रॉब्लम जो है वो आ जाए। पोस्ट की हम बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसके साथ कोई भी मेजर उसको बीमारी हो गई है, डिजीज हो गई है, वो भी उस चीज का मेजर जो है वो इफेक्ट उसकी हियरिंग प्रॉब्लम के ऊपर या हियरिंग मैकेनिज्म के ऊपर डाल सकता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि व्हाट आर द एजुकेशनल नीड और प्रॉब्लम द स्टूडेंट फेस इन देयर लाइफ, कि जो एक हियरिंग प्रॉब्लम बच्चे को है तो उसके बिहाफ पे किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो बच्चा फेस करता है। सबसे पहले इसके अंदर आती है ये एजुकेशनल प्रॉब्लम। हम ये कहें कि हम ज्ञान को अगर ग्रहण करते हैं तो हमारे पास क्या होती हैं, मेजर हमारी क्या है, स्किल्स। और स्किल्स किस तरह की स्किल्स हैं, LSRW स्किल्स हैं, कि लिसनिंग करके,
प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं, एजुकेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर क्या है, एक मेजर इंटरेक्शन होता है टीचर का लर्नर के साथ। तो उस लर्नर में और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसके अंदर सुनना जो है, हम कहें कि हमारी स्किल्स है LSRW, लिसनिंग करना, हम ये कहें उसके बाद स्पीकिंग आता है, फिर रीडिंग आता है, फिर राइटिंग आता है, लिसन। तो हम बहुत सारा ज्ञान जो है वो सुनकर जो है वो ग्रहण करते हैं। और स्टार्टिंग में यही चीज होती है कि जैसा हमारे सामने इंस्ट्रक्शंस हम सुनते हैं, उसी चीज को हम फॉलो करते हैं। तो कई बार जो है वो बच्चे को क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, और ये कहें कि उसकी जो परफॉर्मेंस है एजुकेशन के बिहाफ पर, वो बिल्कुल लो हो जाती है, और वो कहें उसके अंदर कोई भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम। जब बच्चे के हम कहें, जब नॉर्मल पर्सन है तो उनमें इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन पर्सन जो है हम कहें कि उसके अंदर कोई भी कमी आ गई है, डिफेक्ट आ गया है, कोई डिसेबिलिटी आ गई है, तो उसके बिहाफ पर उसका जो पर्सनैलिटी ग्रोथ है वो एकदम क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसकी लाइफ में जो है हम कहें मोटिवेशन इतना ज़्यादा मेजर करने लग जाता है, अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिलता तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो दिखाना स्टार्ट कर देता है, एग्रेशन जो है वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। और उससे हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो खो देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब वो खो बैठता है तो उसमें उसको सिचुएशन होती है कि वो किसी भी काम को करने के लिए सक्षम जो है वो इस लाइफ के अंदर नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है उसके साथ क्रिएट हो जाती है। सोशल अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम कहें कि सोशल इंटरेक्शन, जो पर्सन है उसके साथ उसे इंटरेक्शन करना है, तो इंटरेक्शन हम कम्युनिकेशन के बिहाफ पर करते हैं। तो कम्युनिकेशन में जब तक हम दूसरे को सुनना जो है वो सुन नहीं पाएंगे, हम अपनी थिंकिंग या अपने थॉट जो है वो दूसरे के साथ किस तरह से डिलीवर करेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो बच्चे के साथ आ सकती है, जिसमें हम पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम लेके चलते हैं। इसके साथ साथ हम कहें इसके अंदर इमोशनल प्रॉब्लम आ सकती है। इमोशनल प्रॉब्लम के बिहाफ पर हम दिखाएं तो या बात करें तो इसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, जो उसका बिहेवियर है, व्यवहार है, वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ही जो है हम ये कहें कि बिल्कुल ही वो क्या करेगा कि एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर देगा। जो एक अच्छा बिहेवियर होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं रहेगी, या हम ये कहें कि लाइफ से वो बिल्कुल ही हताश हो जाएगा, वो जीने की जो है वो इच्छा ही नहीं रखेगा। इमोशनली वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही हम ये कहें कि स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वीक हो जाएगा। हर छोटी छोटी चीज के ऊपर गुस्सा दिखाना शुरू करेगा, उसे चीजों से डर लगना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है हम उसकी लाइफ के अंदर देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कहें एजुकेशनल नीड की बात करें, कि बच्चे को हम कहें शिक्षा के बिहाफ पर किस तरह की एजुकेशनल नीड की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन टेक्निक। स्कूल के अंदर या कहीं पर भी जब बच्चा एजुकेशन ले रहा है तो उसके बिहाफ पर नई नई संप्रेषण तकनीक जो है वो उपयोग करी जा सकती हैं, जिसके बिहाफ पर उसकी डिसेबल होते हुए भी, उसकी समस्या होते हुए भी उसको जो है वो आसानी से वो अपनी एजुकेशन या अपने स्कूल लाइफ को कंप्लीट कर सके, उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। जिसके अंदर अगर हम लेते हैं साइन लैंग्वेज जो है वो उस क्लास के अंदर यूज करी जा सकती है पढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ हम कहें कि एम्पलीफायर को यूज किया जा सकता है, ट्यूट लैंग्वेज को जो है स्पीच को यूज किया जा सकता है, ताकि बच्चा किसी भी चीज को समझने में या फॉलो करने में उसे प्रॉब्लम जो है वो ना आए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एजुकेशनल टेक्निक। एजुकेशनल टेक्निक भी कह सकते हैं और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। हम कहें कि शिक्षा के अंदर जो इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, जिसके बिहाफ पर हम कहें कि बहुत सी जो है वो हियरिंग एड्स यूज़ करी जा सकती हैं, हियरिंग एड्स के साथ साथ टीचिंग एड्स जो यूज़ करी जा सकती हैं। रिसोर्स पर्सन को या रिसोर्स लर्निंग मटेरियल जो है वो यूज़ किया जा सकता है, ताकि बच्चे की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो जाएं। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम कहते हैं यूज ऑफ हियरिंग एड्स। उसकी समस्याओं को बिल्कुल खत्म करने के लिए जो है वो हियरिंग एड्स को यूज किया जा सकता है, ताकि वो आसानी से इस चीज को कंप्लीट कर सके। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट